दोस्तों आज की इस क्लास में मैंने बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंग्लिश ग्रामर के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को दोस्तों आप लोग प्लीज ध्यान से समझिएगा, और जो क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं दोस्तों, इन सभी क्वेश्चंस को मैंने काफी डीपली तैयार किया है। सो प्लीज दोस्तों आज की इस क्लास को आप लोग एंड तक देखिएगा। दोस्तों आप लोग लिख लीजिए इस बात को, 90% स्टूडेंट दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर सही नहीं कर पाएंगे। अगर आपको दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो प्लीज दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों स्टूडेंट क्या गलती करते हैं ना, सबसे पहले आप लोग ये समझिए। देखिए इस सेंटेंस में आपको बताना है डैश के स्थान पर दोस्तों हमारा कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होगा या सिंगुलर। तो मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं ना, देखिए वो क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे द प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर हमारा एक हो गया। अब दोस्तों एज वेल एज ये सभी आप जानते हैं ये हमारा कंजक्शन है, ठीक ना। उसके बाद आप लोग देखेंगे तो हिज बॉडीगार्ड, अब ये दो हो गया। बॉडीगार्ड में बहुत सारे बॉडीगार्ड हो सकते हैं, ये मैटर नहीं करता। बट दोस्तों यहां पर स्टूडेंट क्या करेंगे ना, यहां पर देखेंगे कि यहां पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल बन रहा है, क्योंकि एज वेल एज के साथ जो है यहां पर दो नॉन कनेक्ट है, हम ये कह सकते हैं, ठीक ना। एक बॉडीगार्ड हो गया और एक प्राइम मिनिस्टर हो गया। तो यहां पर हमारा सब्जेक्ट जो है ये प्लूरल बन रहा है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी हमारा यही कहता है कि जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर जो है ना कुछ कंडीशन है, देखिए आपको समझना पड़ेगा। देखिए जब मैंने दोस्तों आपको कंजक्शन टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब दोस्तों दो नॉन या दो प्रनॉन किसी कंजक्शन, जैसे यहां पर दिया गया है एज वेल एज, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, लाइक, अनलाइक, विथ, टुगेदर विथ, अलॉन्ग विथ, इन सभी से कनेक्ट होते हैं ना, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब दोस्तों पहले वाले नॉन या प्रनॉन के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल के रूप में इस सेंटेंस में आप लोग देख सकते हैं। तो यही है नियम, प्लीज आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस एग्जाम में अगर आते हैं तो डीपली पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर दोस्तों हम वॉज का यूज करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। यहां पर भी आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी दोस्तों कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं दोस्तों मैनी के बाद अगर हमारा कोई नॉन यूज होता है ना तो वो प्लूरल होता है ना। और उसके बाद दोस्तों हमारा जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो भी प्लूरल होता है। लेकिन दोस्तों मैनी के बाद जो है ना, अगर कोई नॉन यूज किया गया है और उससे पहले कोई आर्टिकल यूज किया गया हो ए या एन का, तो फिर दोस्तों हमारे जो नॉन है ना वो सिंगुलर हो जाता है, और फिर उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट बनता है वो भी सिंगुलर हो जाता है, और उसके बाद जो हम हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज करते हैं ना वो भी हमारा सिंगुलर यूज किया जाता है। जैसे यहां पर आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक ना। तो यहां पर जो है हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, उसके लिए हम यहां पर इज और वाज दोनों यूज कर सकते हैं। देखिए अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर वॉच कैसे कर सकते हैं, तो देखिए यहां पर हमारा सेंटेंस दोस्तों पास्ट में भी हो सकता है और प्रेजेंट में भी हो सकता है। तो यहां पर हम इज भी हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है और वॉज भी हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के समझना है, उसके बाद ही आंसर करना है। जल्दबाजी में आप लोग करेंगे दोस्तों तो फिर आपका ही नुकसान होगा। इस क्वेश्चन में दोस्तों आप लोगों को बताना है डैश के स्थान पर हम कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। देखिए तो मैंने आपको दोस्तों बताया था कि बात किसके बारे में किया जा रहा है, ये चेक करना है आपको सेंटेंस में। तो इस सेंटेंस में दोस्तों आप लोग चेक कीजिए नॉन लिविंग थिंग या लिविंग थिंग, इन दोनों में से किसके बारे में बात किया जा रहा है। तो देखिए बुक के बारे में बात किया जा रहा है, तो ये एक दोस्तों नॉन लिविंग थिंग है, और इसके लिए हम व्हाट या विच, इन दोनों में से ही कोई एक का यूज करते हैं। तो यहां पर हमारा सबसे ज्यादा जो एप्रोप्रिएट रिलेटिव प्रोनाउन है ना वो है विच का यूज करेंगे यहां पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन में दोस्तों आप लोगों को बताना है इस सेंटेंस का कौन सा पार्ट गलत है। अब दोस्तों मोस्टली स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाएंगे, क्योंकि दोस्तों उन्हें जो है इसका रूल नहीं पता है। देखिए ग्रामर का रूल हमारा क्या कहता है दोस्तों, जब किसी सेंटेंस में इन सभी एडवर्ब का यूज किया गया है ना, नेवर, ऑलवेज, हार्डली, रेयरली, स्कैर्सली, इन सभी एडवर्ब का यूज दोस्तों हमेशा किसी सेंटेंस में मेन वर्ब के पहले होता है और दोस्तों हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। ये आपको पता होना चाहिए। आप इन सभी एडवर्ब का यूज दोस्तों मेन वर्ब के बाद नहीं कर सकते, ठीक है। ये हमारा ग्रामर का रूल कहता है। अब इस सेंटेंस में दोस्तों कहां पर गलती हुई, तो देखिए नेवर का यूज दोस्तों कम्स, ये दोस्तों हमारा मेन वर्ब है, इसके बाद हुआ है, तो यही गलती है। अब इंप्रूवमेंट क्या किया जा सकता है, तो देखिए हम दोस्तों नेवर का यूज पहले कर सकते हैं मेन वर्ब के पहले, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है ग्रामर का रूल बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इस सेंटेंस में दोस्तों आप लोगों को बताना है इस सेंटेंस का कौन सा पार्ट गलत है, और गलत है दोस्तों तो वहां पर हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं ये आपको दोस्तों ऑप्शंस में से सिलेक्ट करके बताना है। तो देखिए इस सेंटेंस में दोस्तों आप लोग देखेंगे ना, तो लाइक के बाद दोस्तों एक प्रोनाउन का यूज किया गया है जो कि दोस्तों सब्जेक्टिव केस में है, जबकि दोस्तों इससे पहले मैंने आपको दो रूल बताया था। पहला रूल हमारा क्या कहता है, जब भी दोस्तों किसी सेंटेंस में हम वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में कोई प्रोनाउन का यूज करते हैं ना, तो वो हमेशा दोस्तों ऑब्जेक्टिव केस में होता है। लेकिन यहां पर दोस्तों आई जो है ये सब्जेक्टिव केस में है, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है ना, तो यहां पर मी का यूज होगा। और दूसरा नियम हमारा क्या कहता है दोस्तों, जब भी हम लाइक के बाद कोई प्रोनाउन का यूज करते हैं ना, तो वो हमेशा हमारा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो यहां पर तो सब्जेक्टिव केस में है आई, है कि नहीं, तो यहां पर मी का यूज होगा। यही था हमारा नियम। देखिए जिन्होंने दोस्तों इससे पहले की क्लासेस नहीं देखे वो कंफ्यूज हो सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस और पॉजेसिव केस क्या होता है। तो प्लीज दोस्तों अगर आपने उन सभी क्लासेस को नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको जो है ऑल वीडियोस मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है ना, हिंदी में। दिस इज द मैन टू डैश आई एम टॉकिंग, मतलब हिंदी अर्थ ये होगा यह वही व्यक्ति है जिनसे मैं बात कर रहा हूं। और दोस्तों जिनसे का अर्थ हिंदी में किससे आता है, होम से आता है कि नहीं। वॉट और डैट का यूज दोस्तों हम नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं, कई बार हम वॉट का यूज करते हैं, लेकिन जो का अर्थ वॉट देता है ना। और विच का यूज दोस्तों हम जो है नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आप लोग देखेंगे जिस वर्ड को मैं यहां पर अंडरलाइन कर रहा हूं, ये दोस्तों यहां पर लिविंग थिंग है, एक व्यक्ति की बात की जा रही है। तो यहां पर इसके लिए होम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होगा। देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों आप लोगों को बताना है इस सेंटेंस में जो एडवर्ब यूज किया गया है ना, बिकॉज, ये कौन सा एडवर्ब है। तो याद कीजिए दोस्तों इससे पहले की जो क्लासेस हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था दोस्तों एडवर्ब कई प्रकार के होते हैं। देखिए कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं दोस्तों जिससे हमें किसी कार्य के होने के तरीका या विधि का पता चलता है, तो उसको दोस्तों हम एडवर्ब ऑफ मैनर के अंतर्गत रखते हैं। और कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जिससे किसी कार्य के होने के स्थान का पता चलता है, उसको हम एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंतर्गत रखते हैं। जैसे हेयर, देयर, इस टाइप के जो एडवर्ब होते हैं वो एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाते हैं। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत दोस्तों ऐसे एडवर्ब आते हैं जिससे दोस्तों किसी कार्य के होने के संख्या का पता चलता है, जैसे इसे हम एडवर्ब ऑफ नंबर के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। और एडवर्ब ऑफ रीजन के अंतर्गत दोस्तों ऐसे एडवर्ब आते हैं जिससे किसी कार्य के होने के रीजन का पता चलता है, कारण का पता चलता है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि बिकॉज से भी दोस्तों यहां पर किसी कार्य के होने का कारण का पता चल रहा है। जैसे वह नहीं आ सका तो नहीं आने का कारण बता रहे हैं यहां पर बिकॉज, है ना। देखिए इस सेंटेंस में दोस्तों जो एडवर्ब यूज किया गया ये कौन सा एडवर्ब है ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों हम एडवर्ब चेक करते हैं इस सेंटेंस में कौन सा एडवर्ब यूज किया गया है। तो देखिए आई डोंट नो वेयर ही हैज गॉन। अब दोस्तों यहां पर जो है ना, देखिए मैंने आपको बताया था दोस्तों ऐसे एडवर्ब जिससे हमें स्थान का पता चलता है, मतलब किसी कार्य के होने के स्थान का पता चलता है, तो उसे हम दोस्तों एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंतर्गत रखते हैं। तो देखिए आई डोंट नो वेयर ही हैज गॉन, अब जाने का कार्य कहां हुआ ये हमें नहीं पता है, लेकिन इससे हमें स्थान का पता तो चल रहा है ना, वेयर से। तो ये दोस्तों हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंतर्गत आएगा। इस सेंटेंस में दोस्तों आप लोगों को बताना है इसका कौन सा पार्ट गलत है। तो देखिए इस सेंटेंस में दोस्तों इट का जो यूज किया गया ना ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि दोस्तों यहां पर इट जो है ना ये एक प्रोनाउन है, और दोस्तों प्रोनाउन का यूज हम नॉन के स्थान पर करते हैं, नॉन से पहले नहीं करते हैं। नॉन से पहले दोस्तों हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं, उसको दोस्तों मॉडिफाई करने के लिए, उसको पॉइंट आउट करने के लिए। तो यहां पर दोस्तों अगर दिस का यूज होता ना तो सही होता, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं दिस का यूज हम एडजेक्टिव के रूप में भी करते हैं और प्रोनाउन के रूप में भी करते हैं। लेकिन प्रोनाउन के रूप में वहां पर होता है अगर दिस के बाद दोस्तों कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है तो वहां पर दिस हमारा प्रोनाउन हो जाता है। लेकिन दिस के बाद दोस्तों कोई नॉन आता है ना तो वहां पर हमारा दिस एडजेक्टिव हो जाता है। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कई बार, ठीक ना। तो देखिए इट का यूज यहां पर एज एडजेक्टिव के रूप में किया गया, लेकिन इट का यूज हम एडजेक्टिव के रूप में कर ही नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों इट जो है ये हमारा एक प्रोनाउन होता है, ठीक ना। अब इसमें अगर हम एस लगा देते हैं तो ये हमारा दोस्तों पॉजेसिव एडजेक्टिव बन जाता है, लेकिन ये पॉजेसिव एडजेक्टिव बनता है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं बनता है। जबकि हम किसी नॉन को पॉइंट आउट करने के लिए हम डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। जैसे देखिए दिस, दैट, ये सारे हमारे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, तो इनका यूज हम कर सकते थे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इट का यूज किया गया जो कि गलत है, और यही हमें बताना था। देखिए और भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इनका यूज हम कहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो पार्ट गलत था यही हमें बताना था। देखिए ये तो आप लोग जानते हैं दोस्तों एडवर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जिससे दोस्तों किसी कार्य के होने के स्थान, समय, संख्या, प्लेस, इन सभी के बारे में हमें पता चलता है। तो इस सेंटेंस में दोस्तों आप लोग सबसे पहले चेक कीजिए कौन सा वर्ड एडवर्ब है।
अब दोस्तों हमें कैसे पता चलेगा, तो कहीं ना कहीं जो है ना इस सेंटेंस में आप लोग देखेंगे तो वर्ब के बारे में कुछ ना कुछ वो वाला जो हमारा वर्ड्स है, जो हमारा एडवर्ब है वो बता रहा होगा। तो देखिए इस सेंटेंस में दोस्तों जो सरप्राइज हुआ है ना, जैसे आप सरप्राइज हो गए तो क्यों हुए, तो कहीं ना कहीं जो सरप्राइज होने का कार्य है वो वाई जो है ना ये पूछ रहा है ना। तो देखिए ये हमारा इंटेरोगेटिव एडवर्ब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इस सेंटेंस में दोस्तों आप लोगों को बताना है इसका कौन सा पार्ट गलत है, मतलब इसमें एक ऐसा वर्ड यूज किया गया जो नहीं होगा, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले इस सेंटेंस को हम ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक ना। देखिए ही रिटर्न बैक होम आफ्टर ही हैड फिनिश द वर्क। अब दोस्तों रिटर्न के बाद आप लोग देखेंगे ना तो बैक का यूज किया गया है जो कि गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि दोस्तों रिटर्न का मतलब ही होता है लौटना, वापस लौटना। तो बैक का यूज करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि रिटर्न से ही पूरा मीनिंग आ रहा है, ठीक ना। तो जो गलत है यही हमें बताना था। इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले दोस्तों हम LATTR लेटर और LATR लेटर इन दोनों के बीच में दोस्तों क्या अंतर होता है और इसका हिंदी में क्या अर्थ होता है ये हम समझते हैं। तो देखिए LATR लेटर का मतलब होता है दोस्तों बाद में, जैसे आई विल कॉल यू लेटर, मैं आपको बाद में कॉल करूंगा, ठीक है ना। तो बाद में के अर्थ में जो है हम लेटर का यूज करते हैं LATER का, और LATTER का यूज दोस्तों हम बाद वाला के अर्थ में करते हैं, जैसे द लेटर पार्ट ऑफ द मूवी वाज बोरिंग, मतलब बाद वाला जो मूवी का पार्ट था वो बोरिंग था। तो इस तरीके से आप लोग इन दोनों के बीच में अंतर समझ सकते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले दोस्तों हम लास्ट और लेटेस्ट इनके बीच में क्या अंतर होता है ये हम समझ लेते हैं। तो लास्ट का अर्थ तो आपको पता ही होगा आखिरी होता है, और लेटेस्ट का मतलब होता है नवीनतम। तो यहाँ पर हमारा कौन सा वर्ड यूज होगा, तो यहाँ पर दोस्तों हम लास्ट का यूज करेंगे, क्योंकि आखिरी जो मुगल एम्पायर था ना वो था बहादुर शाह जफर। सिंपली समझ देखिए जब दोस्तों किसी सेंटेंस में कंपैरिजन करने के लिए, तुलना करने के लिए दोस्तों टाइम्स का यूज होता है ना, तो वो ऑलरेडी वह सेंटेंस जो है हमारा कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो जाता है। तो हमें दोस्तों फिर से कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव का यूज करने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर जो है ना हमें पॉजिटिव डिग्री का यूज करना चाहिए, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा देखा गया है 90% स्टूडेंट जो है ना इसका आंसर गलत करते। क्यों गलत करते, क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आता। वो उन्हें सेंटेंस को पढ़ने के बाद उन्हें लगता है कि ये जो है हमारा कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है और यहाँ पर जो है हम कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का यूज करेंगे, तो वो बिगर देन का यूज कर लेते हैं जो कि गलत होता है। देखिए यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, अगर हम टाइम शब्द को प्रयोग कर ले तो फिर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी वो सेंटेंस हमारा कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो जाता है, ठीक ना। तो जैसे यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। देखिए इस सेंटेंस में दोस्तों आपको बताना है इस सेंटेंस का कौन सा पार्ट गलत है, और गलत है दोस्तों तो इसमें और क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है ये आपको ऑप्शंस में से सिलेक्ट करके बताना है। तो देखिए यहां पर आप लोग देखेंगे ना तो आवर्स का यूज किया गया जो कि गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि दोस्तों आवर्स जो है ना ये हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है, जबकि दोस्तों नॉन के पहले हम पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं, हम नॉन के स्थान पर करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर आप लोग और पढ़ सकते हैं, जैसे देखिए पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नॉन के पहले नहीं होता है, ठीक है, जैसे यहां पर किया गया जो कि गलत है। अगर यहां पर अवर के यूज कर लिया जाता तो सही होता है। क्यों सही होता, क्योंकि अवर जो है ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है, जबकि एडजेक्टिव का यूज हम कर सकते हैं, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि यहां पर इंप्रूवमेंट बोला गया है, क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, तो यहां पर हम अवर का यूज कर सकते हैं। देखिए इस सेंटेंस में दोस्तों आपको बताना है एक्सेप्ट के बाद हम कौन सा प्रोनाउन का यूज करेंगे, हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन का यूज करेंगे या पॉजेसिव केस का प्रोनाउन का यूज करेंगे या सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो देखिए ग्रामर का रूल हमारा क्या कहता है दोस्तों, लेट, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट, इन सभी प्रीपोजिशंस के बाद दोस्तों हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन क्या होता है ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया है इससे पहले के क्लासेस में, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से भी आप लोग समझ सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको बताना है इस सेंटेंस में डैश के स्थान पर हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज होगा या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज होगा। तो देखिए ग्रामर का रूल हमारा क्या कहता है दोस्तों, जब कोई सेंटेंस जब कोई सब्जेक्ट के अंतर्गत आप सभी जानते हैं नॉन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। यदि दोस्तों इन सभी कंजक्शन से कनेक्ट है ना तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा या मेन वर्ब यूज होगा वो दोस्तों पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। जैसे यहाँ पर रीता जो है ना ये हमारा दोस्तों थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ना, तो ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हैज का यूज किया गया ना, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। आपको इसके अकॉर्डिंग नहीं करना है, जैसे यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है ना। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, क्योंकि हम पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो के लिए दोस्तों आप लोग प्लीज दोस्तों 50 लाइक कर दीजिएगा।